चले कुछ सवाल दिए थे। कौन सा सवाल है ये? 56। बताइए 56 का क्या आंसर है? मेरे को ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या वर्क डन जीरो होता है? तो इन चारों में से दो ऑप्शन है, एक तो पी और आर पर। क्या आर में सब कुछ जीरो है? सब कुछ किस में जीरो होता है? फ्री एक्सपेंशन कब होता है? जब वैक्यूम होता है। तो ये दोनों तो मैच हो गए। और आइसोथर्मल है अगर कोई चीज, तो आइसोथर्मल में क्या डेल्टा टी जीरो है? डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा एच जीरो है। तो डेल्टा यू जीरो मतलब ये क्या हो गया? क्या ये है? हाँ या ना? अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो मेल्टिंग है। मतलब आपके पास सल्फर पहले क्या था? सॉलिड था। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? लिक्विड में। तो आपको ये कन्वर्ट करने के लिए क्या हीट देनी पड़ेगी? तो Q हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, है ना? दूसरी बात, वॉल्यूम क्या हुई है? बढ़ी है कि कम हुई है? वॉल्यूम बढ़ी है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अरे माइनस V2 माइनस V1। वॉल्यूम ज्यादा हुई है ना, तो दिस इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। नेक्स्ट, ये हो गया था। इसका आंसर जीरो होगा। वेरी गुड, आंसर जीरो होगा। क्या मेरे को ये बताइए, Q और W का सम क्या होता है? डेल्टा U। और डेल्टा U को आप क्या लिख सकते हैं? U फाइनल माइनस U इनिशियल। भाई जहां से चालू किया था घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो डेल्टा U क्या है? जीरो है। राइट, डेल्टा U क्या है? जीरो है। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, आपकी शीट में तीन और सवाल दिए हैं। आई थिंक 58, 59, 60 और 61 भी है। अच्छा ये बताएं, तीनों प्रोसेस है कौन कौन सी? ये आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक और ये आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर एट 1 and 3 वुड बी द सेम। तो 1 और 3 सेम होना चाहिए। पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तीसरे में है पर सब कुछ ही सेम है,
क्या सीधे सीधे आंसर अगर एलिमिनेट करके करता तो 1 है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ही सिर्फ ऑप्शन 1 में ही सही है। बाय द वे निकालेंगे कैसे? क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी से यार? तो टी क्या हो गया? पीवी बाय एनआर। लेटर से इस पॉइंट पे निकालता हूं। क्या आपको प्रेशर पता है? 1, वॉल्यूम है 22.4, मोल है 1 और आर कितना है? 0.0821। तो जब आप ये सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। हाँ या ना? इस पॉइंट पे कैसे टेम्परेचर निकालूं बिना मेहनत किए? मेरे को बताओ, क्या इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। आपने वॉल्यूम को डबल किया तो क्या टेम्परेचर भी डबल होगा? डबल हो गया। 273 का डबल होना चाहिए। बोलो ना यार। क्योंकि आइसोबारिक का मतलब क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो भाई वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या टेम्परेचर भी चेंज होगा? डेल्टा एच फॉर ओवरऑल साइकिल, जहां से चालू किए थे घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, तो डेल्टा एच क्या होता है? 0। तो क्या 59 का आंसर 0 है? फिफ्टी 58 का आंसर हो गया 1, 59 का आंसर क्या हो गया? 0, जिस फोर्थ। 60, मेरे को बताओ 60 1 to 2 प्रोसेस है। 1 to 2 प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक। और 61 में आई थिंक आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। 2 से 3 का, 2 से 3 क्या है? आइसो। मेरे को ये बताओ कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है क्या उसका वर्क डन 0 है? तो डेल्टा यू कितना है? क्यू। और ये डेल्टा यू निकालना कैसे बाय द वे आपको? एन सी वी डेल्टा टी से। क्या आपको एन पता है? क्या आपको सी वी पता है? क्या आपको डेल्टा टी पता है? फाइनल टेम्परेचर है 273 माइनस 546। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक बात थोड़ा दिमाग चला के बताओ, क्या 60 और 61 के जो आंसर होंगे वो उल्टे होंगे? चेक करिए एक बार 60 और 61। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आप डेल्टा यू ओवरऑल देखें 1 से 2 से 3 फिर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं? पहले 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। क्या 3 से 1 वाली प्रोसेस 0 है? और ओवरऑल जो साइकिल की वैल्यू है वो भी 0 है। तो अगर आपने एक निकाल ली तो दूसरी की जो वैल्यू है उसकी नेगेटिव ही आएगी। बोले क्या ये बात क्लियर है? आप लोग करके नहीं आए, अगर करके आते तो आपको सीधे सारी चीजें क्लिक कर जाती है। आज आपको इसकी शीट मिल जाएगी, पूरी ही शीट है वो थर्मोडायनेमिक्स की बाय द वे। चले, आज चालू कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चले आए, मेरी बात सुने। नेक्स्ट जो सबसे पहला टर्म अपन लोग डिफाइन कर रहे हैं दैट इज एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं। एंट्रोपी जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आए। ठीक है, सबसे पहला जो हमें चीज पढ़नी है दैट इज एंट्रोपी। क्या आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इट इज बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस
या तो फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो अगर हम लोग बात करें एंट्रोपी की, फॉर एग्जांपल जब ब्रेक था तो क्लास में उथल पुथल मची हुई थी, क्या आप लोग इधर उधर कुछ भी कर रहे थे? तो बहुत रैंडमली पूरा जो अरेंजमेंट था वो बहुत रैंडम था। पर अब क्लास चालू हो चुकी तो क्या आप एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में बैठे हुए, एक ऑर्डर्ड फैशन में बैठे हुए, तो आप लोगों की जो एंट्रोपी है वो क्या हो गई है? कम हो गई। पहले क्या एंट्रोपी ज़्यादा थी? एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। क्या रैंडमनेस ज़्यादा थी? डिसऑर्डरनेस, हलचल। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब है हलचल, कि किस में हलचल ज़्यादा थी? पहले हलचल ज़्यादा थी, अभी हलचल कम हो गई। हाँ या ना? तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड है और एक बार गैस है, किस में हलचल ज़्यादा है यार? क्या आप मानते हैं जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा हमेशा जो एंट्रोपी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे पता किया मैंने? क्या आपको याद है छोटी क्लास में अपन लोग ऐसे डायग्राम बनाते थे? बोलो यार, क्या ये एक बहुत ऑर्डर्ड फैशन है? क्या इसमें हलचल मच ही नहीं सकती? यहाँ पे बात करें तो क्या पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर हैं तो थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है, और गैस में क्या है? क्या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं? तो यहाँ पे ऑर्डरनेस है ही नहीं। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगा और लिक्विड से गैस में जाऊंगा तो इससे क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी बात, ये तो मैंने फेज की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? अरे क्लास में पहले बच्चे ज़्यादा थे, 100 बच्चे थे तो ज़्यादा हलचल होगी, कि जब 10 बच्चे थे तब ज़्यादा हलचल होगी? तो क्या जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? क्या मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? अरे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, मतलब इधर उधर भागने लगेंगे, भागने लगेंगे मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ जाती है। फिर से नहीं, पॉइंट ये है कि मैंने तो आपको ये दिखाने के लिए ऐसे किया, यहाँ पे तो मोल्स तो सेम ही लूंगा। अगर कोई चीज़ है, पानी ले रखा है, पानी आइस ले रखी है, कंटेनर में बंद है, तो मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना उसके। अब अगर रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा आई थिंक मैंने आपको ये बात बता रखी, डू यू नो व्हाट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन सच प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जितनी नेचुरल प्रोसेस हैं सारी की सारी क्या हैं? स्पॉन्टेनियस, राइट? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब भी होगी तो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मेरे को ये बताओ कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? दूसरे तरीके से पूछता हूँ, मेरे को बताओ, आपको अभी बैठा रहना अच्छा लग रहा है कि आपको ब्रेक में बैठा रहना अच्छा लगता है? ब्रेक में हलचल मस्ती है, आप बातें बातें कर सकते हैं, जो आपका मन आता है वो करते हैं। कभी भी कोई भी बॉडी हमेशा हाई एंट्रोपी स्टेट में रहना चाहती है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है बाय डिफॉल्ट हमेशा बढ़ती है। पार्टिकल्स को आप बांध के रखोगे तो आपने उनकी एंट्रोपी कम रखी, पर आप जैसे ही छोड़ोगे भागेंगे इधर उधर। हाँ या ना? तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रही है। क्या आपने सुना है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है? एक्सपैंड कैसे हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो बढ़ती है। चलो ये एक बार बाद में बताता हूँ।
पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। स्लॉट तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, एक स्टेटमेंट उसका ये, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। कभी भी हमारे पास एक सिस्टम है या हमारे पास ओवरऑल यूनिवर्स की भी बात करें तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ रही है। रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा एस क्या होता है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। व्हाट डू वी वांट? वी वांट हायर फाइनल एंट्रोपी। तो डेल्टा एस क्या है? ग्रेटर देन जीरो। कभी भी अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ये सोचा कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं, मैंने बर्फ लेके रख दी है तो ऑटोमेटिकली पानी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में उसकी एंट्रोपी क्या है? ज़्यादा है। हाँ या ना? तो कोई भी चीज़ हमेशा अपनी हायर एंट्रोपी में जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। क्या आपको पता है नेचुरल प्रोसेस जितनी प्रोसेस हैं सारी की सारी क्या है? इरिवर्सिबल है। स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है यार। सूरज अपने आप उग रहा है यार, पानी नल खोलूंगा पानी अपने आप नीचे गिरेगा यार। क्या ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस है? हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो रही, राइट? तो फॉर स्पॉन्टेनिटी व्हाट डू वी नीड? वी नीड डेल्टा एस टू बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होगा ही नहीं यार, तो उसके लिए क्या होगा? डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। और तीसरा बचा डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब हम कहां पर हैं? इक्विलिब्रियम में। क्या आपको ये बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम का ही मतलब क्या है एक्चुअली? रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब चलो ये तो समझ लिया कि ये क्या है, पर अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो क्या एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है? हमारे सिलेबस में दो ही पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क। ये क्या है? स्टेट फंक्शन। आइए थोड़ा एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे कि एंट्रोपी डिटरमाइन कैसे की जाती है। तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। बोले क्या ये बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। कैसे? कार्नोट इंजन से, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, तो चिंता ना करें। बस आपको क्या करना है, अगर आपको ए से बी के बीच में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करनी है तो आपको रिवर्सिबली ए से बी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? जब आप रिवर्सिबल फैशन में ए से बी जाओगे तो जो हीट एक्सचेंज होगा उसे अपन लोग क्यू रिवर्सिबल बोलेंगे। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? डेल्टा एस। तो कभी भी अगर आपको एंट्रोपी चेंज किसी भी प्रोसेस का निकालना है तो आप उसकी हीट लिख देंगे डी क्यू बाई टी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? देखिए, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम की भी बात करते हैं, सराउंडिंग की भी बात करते हैं। मेरे को ये बताइए कि ये जो मैं इतनी देर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये अभी तक क्या कैलकुलेट करा था मैंने? आपको सिस्टम का निकालना सिखाया। मतलब अगर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होगा तो उसको क्या लिख दूंगा? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टी ऑफ सिस्टम। हाँ या ना?
बोलो यार। और अगर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरे से। क्या हमारे पास दो ही चीजें हैं? एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। ये रहा मेरा सिस्टम लेटेस्ट से, ये रहा मेरा सराउंडिंग। तो जो एनर्जी सिस्टम छोड़ेगा वही एनर्जी तो सराउंडिंग लेगा यार। सराउंडिंग के पास अपने आप कैसे एनर्जी आ जाएगी? जितना इसने छोड़ा क्या उतना ही उसने ले लिया। तो इसका मतलब ये कि जो क्यू ऑफ सिस्टम है क्या दैट इज माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग। बोलो ना यार। अगर सिस्टम ने 100 जूल छोड़ा तो बाहर के सराउंडिंग ने क्या कर लिया, 100 जूल ले लिया। हाँ या ना? एक बात ये हो गई। दूसरी बात, लेटर से इस कमरे में एसी लगा है तो एसी ने क्या किया, इस कमरे को ठंडा कर दिया। तो आपको पता है एसी का एक हिस्सा तो यह, एक हिस्सा दूसरा भी है जो वहां से क्या कर रहा है, हीट को बाहर छोड़ रहा है। जितना ठंडा या जितनी हीट यहां से खींची है क्या पूरी हीट बाहर फेंक देगा? अरे बोलो ना यार। जितनी हीट एसी ने किया क्या, इसको कूल किया, मतलब एक तरीके से क्या हीट ले ली, हीट लेके क्या बाहर छोड़ दी है। जितना ठंडा हमको अंदर लग रहा है उतना गर्म बाहर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हीट तो सेम थी यार, हीट तो सेम थी। क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जो कमरा था, ये तो चलो कमरा बहुत बड़ा है। लेटस से अगर मैं 2 कमरे लेता, छोटे छोटे कमरे, लेटस से 2 छोटे छोटे कमरे, ये एसी मैंने इस कमरे में लगा रखा है। अगर ये हीट इस बाजू में, बाजू वाले कमरे में छोड़ रहा है जो इसी साइज का है, तो जितना ठंडा ये होगा उतनी हीट इसमें छोड़ेगा, उतना गर्म ये होगा। हाँ या ना? पर अगर इस कमरे को थोड़ा बड़ा करता तो क्या ये ज्यादा गर्म नहीं होता? इसको और बड़ा करता, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो क्या बाहर ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। इसलिए सराउंडिंग को फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी हो जाए सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? सराउंडिंग को फर्क ही नहीं पड़ा ना यार। आपके जो एसी था, एसी ने हीट छोड़ भी दी, पर क्या जो टेम्परेचर है उसमें बाहर बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि सिंस सराउंडिंग इज एन इनफाइनाइट रिजर्वायर, hence temperature of surrounding is almost constant। क्या आपको ये बात समझ में आई? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है यार, जो भी चीज कांस्टेंट होती है क्या उसको बाहर खींच लेते हैं? क्या ये कांस्टेंट है तो बाहर खींच लूं तो ये क्या बच गया, इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग। हाँ या ना? और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब क्यू, बोलो ना यार। क्या ये क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग है? और अभी अभी मैंने आपको क्या बता दिया, क्या कि क्यू ऑफ सिस्टम, आप यहां पे देखें जो क्यू ऑफ सिस्टम है वो क्या होता है, माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग। तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी, है ना? जो भी टी होगा सराउंडिंग का वो हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? बस इतने से फॉर्मूले से हमारी इतनी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी ना यार। एक फॉर्मूला हमने याद किया है कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अगर सराउंडिंग के लिए कोई पूछ लेगा तो जो हीट है वो उल्टी कर देंगे, है ना? जो सिस्टम की है उसकी उल्टी किसकी होगी, सराउंडिंग की हो जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? चले बस एक ये सवाल बता दें फिर लिखना चालू करेंगे। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी,
गैस की। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज मतलब बाद में एंट्रोपी ज्यादा है क्या? इसमें बाद में एंट्रोपी ज्यादा है क्या? अरे तो सॉलिड बना दिया यार, एक्वस में एंट्रोपी ज्यादा थी क्या? सॉलिड था, सॉलिड से गैस बना दिया। क्या थर्ड भी है? क्योंकि पहले 2 मोल थे, अभी कितने मोल हो गए? 4। तो क्या ज्यादा मोल हो गए? ज्यादा मोल हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो क्या आंसर 2 और 3 है? हाँ या ना? चले, तू इधर आ और नोट्स लिखेगा तू आज। क्यों नहीं आ रहे थे? बाहर थे तुम तीनों, साथ गए होगे शायद, तीनों नहीं आ रहे थे। नहीं, आना चालू किए तो तीनों साथ में आना चालू किया। आराध्य कहाँ गए थे? अरे अब तो ये तो नोट्स ढंग से लिख ले, सेकेंड लॉ क्या, नई कॉपी में अच्छे से लिख ले, फिर घर जाके लिखेगी ये। कॉपी नहीं। कहाँ थी तुम इतने दिन? कहाँ बाहर गई? टोटल प्रेशर 30 है, तो इसका जितना इतना इसका प्रेशर है, इसका एक्स तो इसका भी एक्स, तो 2x 30 है, तो x 15 है। 15 × 15, ऐसे सवाल 1 से किया था अपन ने। हो गया? तो तू तो होगा 15 × 15। हाँ बोल। हो गए? बता। अगले राउंड में आऊँगा तब पूछना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल फॉर एन आइडियल गैस। यप। इरिवर्सिबल का तो एक ही फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। ये आइसोकोरिक को तो फर्क नहीं पड़ता, रिवर्सिबल हो चाहे इसको भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सिर्फ इसमें ही फर्क पड़ता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। माइनस पी डेल्टा वी से निकालेंगे, और डेल्टा वी को क्या V2 - V1। बस एक में इंटरनल है, एक में एक्सटर्नल है। हो गया क्या? रिवर्सिबल में ये कल कहाँ थे? तो घर पे कोई नहीं था, तो क्या चौकीदार है क्या तू? क्यों? हाँ, अबे तो मना किया था क्या घर पे कि रुकना है? बोला कि रुको। सच बोल बा। कि तेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता ना, बैग से खेलते रहते, इधर उधर देखते रहता है बैठे बैठे। लिख जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख।
लिखना, मेरे को क्यों देख रहा है? छुट्टी मत मार लेना तू। ये डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 निकाल के देख लो, उससे ज़ीरो आएगा। सॉल्व करने पे ज़ीरो आ रहा है। एक बार फिर से देख ले, आ जाएगा। क्या रिवाइज करना है इसमें बता। तू सिर्फ ये याद रख, पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट दे रखी है ना गामा, तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक। जब 5/3, 7/5 और 4/3। हो गया। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं क्या? क्या हुआ बोल। आता है, तेरे को आता है? थर्मोडायनेमिक्स टाइम नहीं बताता ना। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। पिपेट था क्या? क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, यूनिवर्स लिखा है। हाँ, तुम तीनों साथ ही तो बाहर गए थे। हाँ, तेरा मुंह इतना क्यों चलता है? हम्म। हाँ, चले डन। बहुत ज़्यादा हो गया यार। डन। क्या हुआ? किसने बुलाया था? क्या नाम है तेरा? ताहा। TH। लिख लिया। क्या हुआ इसको, बहुत दिन से नहीं है? किससे? नहीं तो गैसेस तो निकल रही है ना, और इतने ऐसे ही हो गए हैं, एक समय तो ऐसा होगा ना। अच्छा, अगर आपने नल से पानी निकाला डायरेक्ट
तो क्या हो गया, वो स्पॉन्टेनियस है। पर अगर वही पानी आपको ऊपर चढ़ाना है तो आपको मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब पानी का नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस, पानी का ऊपर जाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते उसको, मेहनत करके कर सकते हैं। राइट, एनर्जी खर्च करके, पैसा खर्च करके आप उसको कर सकते हैं। पर जो नॉन, पर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिक। हो गया। अबे 3 चीजें लिखी थी। कल क्यों नहीं आई थी? तेरे को हर बार ऐसा हो रहा है, तू एक दिन आती फिर एक दिन नहीं आती है। सच में? अभी डेंगू हो गया है? क्या बोली फिर? अभी अभी ठीक हो गया? क्या हो गया? दिख रहा है आपको ढंग से? पहले लेफ्ट वाला लिख लो फिर राइट वाला लिखेंगे। अभी पहले इतना लिख लो। समी, तुमने कहाँ तक लिख रखा है अपनी कॉपी में? सेकेंड लॉ भी पूरा? हो गया। क्यों? छोटा दिख रहा है? समझ में आ रहा है तेरे को? डन।
डन। हाथ देखिए, फ्यूचर बताती है क्या? इस पूरी स्लाइड पे कुछ नहीं लिखा क्यों? हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही? मतलब डन। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? मेरे को ये बताइए, आपने लिखा क्या? एंट्रोपी चेंजेस डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। और ये क्या है? सेकेंड। वेरी गुड, क्या बात है। टाइम लिख रहे हैं अपन लोग इतनी देर से, नीचे नहीं। जूल पर सेकेंड। क्या जूल पर केल्विन बोल दें या जूल पर डिग्री सेल्सियस बोल दें, एक ही बात है। चले जल्दी लिखें। अच्छा, एक चीज शायद मैंने यहाँ लिखना मिस कर दी। ये जो पूरा डेल्टा एस लिख रहे हैं, ये किसका है? सिस्टम का है, सराउंडिंग का है, यूनिवर्स का है? यूनिवर्स का है। मैंने आपको बोला ना कि एंट्रोपी किसकी बढ़ रही है? यूनिवर्स की। तो बेसिकली आप या तो यहाँ पे इंडिविजुअली यूनिवर्स लिखना चाहें तो यूनिवर्स लिख दें, या आप ऊपर यूनिवर्स लिखना चाहें ऊपर यूनिवर्स लिख दें। ठीक है, व्हाट वी नीड इज कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, राइट? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। यही सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है यार। क्लियर है? ये तो आपके है, शीट में सवाल होंगे ये। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये मैंने सब आपको बता दिया, लिखवा दिया। आइए हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन सीख लेते हैं यार। अभी हम लोग एंट्रोपी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो करेंगे कैसे? तो डेल्टा एस इज बेसिकली इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी से। ठीक है, फॉर नाउ लेट अस से कि हम लोग अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सारी बातें सिस्टम की कर रहे हैं।
देख के बताइए 1 मिनट, क्या आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है? तो अगर मैं छोटा लिखूं तो क्या ये डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू? डी क्यू को क्या लिख सकता हूं? डी यू माइनस डी डब्ल्यू, हाँ या ना? और डी यू क्या होता है? एन सी वी डी टी। मैंने आपको बताया था डेल्टा एच इज एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, राइट? माइनस अगर वर्क डन लिखें तो वो क्या है? पी एक्सटर्नल डीवी। अगर आप इसको देखें तो क्या ये एक तरीके से पी डीवी लिख रखा है ना? माइनस लेटेस्ट अभी प्रेशर को इंटरनल और एक्सटर्नल उसको पी बोल दिया। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आ गया? इंटीग्रेशन एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी बाय टी। क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी? अभी तक मैंने आपसे कुछ बोला नहीं था, मैं आपसे कहूंगा आइडियल गैस। तो अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो पी को क्या लिख लूं? एन आर टी बाई वी, है ना? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो था, वापस से दिखा देता हूं, ये लिखा था एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी बाई टी। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? अगर आइडियल गैस है, आई जी बोले तो आइडियल गैस, पी को क्या लिख लूंगा? एन आर टी बाई वी। तो यहाँ पे प्रेशर को हटा के क्या लिख दिया? एन आर टी बाई वी डी वी, हाँ या ना? बोलो ठीक है अभी तक सारी बातें। अब सेपरेट कर दो दोनों अलग अलग टर्म्स। पहला टर्म है एन सी वी डी टी बाई टी प्लस दूसरा टर्म है एन आर टी बाई वी बाई टी। हाँ, तो एन आर टी बाई टी वी लिखा है डी वी। बोलो क्या ये बात क्लियर है? तो अगर आप पहला टर्म देखें, क्या एन कांस्टेंट सी वी कांस्टेंट बाहर, एन सी वी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस एन और आर कांस्टेंट, एन आर इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। मेरे को ये बताइए, इसको अगर फर्दर लेके जाऊं तो ये लिखा है एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी वेरिंग फ्रॉम टी वन टू टी टू प्लस इसका इंटीग्रेशन एल एन वी वेरिंग फ्रॉम वी वन टू वी टू। क्या ये बात क्लियर है? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एन सी वी एल एन, क्या आपको पता है इसको मैं ऐसे लिखूंगा टी टू माइनस टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू माइनस वी वन। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आ गया? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये निकाल लिया हम लोगों ने। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कभी भी कैलकुलेट करना होगा ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इतनी बार बोल देखो, मेरे को तो सारी चीजें याद है, मैं इतनी बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप साथ साथ बोले और याद कर लें, ठीक है? मैं इसका दूसरा फॉर्म देखना चाहता हूं। लॉग वॉग नहीं, लॉग तो खैर ठीक है। एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। मैं अब क्या कर रहा हूं? v को लिख देता हूं एन आर टी बाई पी, यहां पे दोनों में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है? देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं। एन आर एल एन वी टू को लिख लिया एन आर टी टू बाय पी टू बाय एन आर टी वन बाय पी वन। चेक कर लो कोई गलती है क्या? एन आर उड़ा दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लिखा है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन एल एन
P1/P2 इंटू, अरे ठीक है, देखना NCV ln T2/T1 प्लस NR ln, अच्छा इसको अगर पहले लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे, T2/T1 है इंटू P1/P2 है ना। इसको तोड़ तोड़ के अलग कर देता हूं यार, T2/T1 प्लस NR P1/P2 चेक कर लो। अबे ये दोनों में NR कॉमन था ना, तो log m प्लस log m n क्या होता है, log mn, तो ये वही लिखा है। अब आप ये देखो यार, क्या ln T2 प्लस ln T2/T1 कॉमन है, तो डेल्टा एस यहां से आ गया, ln T2/T1 कॉमन निकाला, और क्या कॉमन है, n भी कॉमन है, तो n ln T2/T1 कॉमन निकाला। पहले में क्या बचा, CV, दूसरे में क्या बचा, कुछ दिखा आपको, CV प्लस R क्या होता है, अबे याद है क्या तुम लोग को यार, CP माइनस CV क्या होता है, R, मतलब ये क्या लिखा है, CP लिखा है ना, प्लस NR ln P1/P2, तो यहां से लो आ गया दूसरा फॉर्मूला, N CP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। क्या आपको ये बात क्लियर है? मैंने आपको जानबूझ के पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है, नहीं तो क्या है, कभी कभी बच्चे को क्या याद रहता है, वो कहते हैं कि सर देखो यहाँ पे बस NR ln V2/V1 है ना, तो P1/P2 लिख दो। अबे तो यहाँ पे जब ये पलटते हो तो यहाँ पे CP भी आएगा, ठीक है, CP भी आता है उस केस में। तो फाइनली अपन को क्या याद रखना है, डेरिवेशन को जान दो भाड़ में, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, बोलो, NCV ln T2/T1 NR ln V2/V1, अगर यहाँ V है तो यहाँ पर क्या है, CV, या तो फिर अगर CP के टर्म्स में बात करें तो NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2 है ना, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। क्या आपको दोनों फॉर्मूले याद हो गए, है ना, दोनों ही डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की कैलकुलेशन के लिए। अरे बोलो यार, अगर यहाँ V रखोगे तो यहाँ CV रखोगे, यहाँ P रखोगे तो यहाँ CP रखो। ये रिवर्सिबल के लिए लगाओ, इरिवर्सिबल के लिए लगाओ, क्या ये जो मैंने डेरिवेशन किया था याद करो जरा, क्या ये P एक्सटर्नल को P मान लिया था, है ना, तो यहाँ पे ये अपन ने डेरिवेशन किसके लिए किया है, रिवर्सिबल के लिए। पर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं A से B चले जाऊं रिवर्सिबल फैशन में, या मस्त घूम फिर के जाऊं यार, क्या दोनों रास्ते से डेल्टा इसकी वैल्यू सेम होगी, तो चाहे रिवर्सिबल जाऊं चाहे रिवर्सिबल जाऊं, क्या हम लोग को फॉर्मूला सेम ही यूज करना है, क्योंकि S क्या है, स्टेट फंक्शन है। डू यू रिमेंबर दिस, कभी भी अगर हमारे पास स्टेट फंक्शन होगा तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, जो चेंज की वैल्यू है वो सेम। कितना सिंपल हो गया यार अब, हाँ या ना। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, आओ एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या, V1 इज इक्वल टू V2, क्या इसमें V1 इक्वल टू V2 डालूंगा, निपट गया। अरे V1 इक्वल टू V2 तो क्या ये NR ln 1 है, ln 1 क्या होता है, 0, तो यहां से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, बोलो क्या ये बात क्लियर, आइसोकोरिक हो गया। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आइसो बारिक। आइसो बारिक का मतलब P1 क्या है,
P1 और P2 बराबर हैं, कौन सा फॉर्मूला देखूं, पहला दूसरा? दूसरा क्या है, ये निपट गया, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो गया, NCP ln T2/T1। तीसरा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब T1 और T2 बराबर है, क्या इस फॉर्मूले में डालूं, ये निपट गया, बचा क्या, NR ln V2/V1। पर आप कह रहे हैं सर हम तो दूसरे में भी डाल सकते हैं, क्या ये निपट गया, NR ln P1/P2। बताओ, अगर एक ये फॉर्मूला याद है तो सबके लिए निकाल देंगे। फाइनली एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए डेल्टा एस की वैल्यू बोलो यार, डेल्टा एस क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अबे क्यू ही जीरो है यार, अरे जब क्यू ही जीरो है तो डेल्टा एस क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये बात क्लियर, क्या आपने सीख लिया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना? कभी भी अगर अपन को डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 या NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। क्लियर है, किसी भी प्रोसेस के लिए निकाल देंगे। ये तेरे को कोई दिक्कत है क्या, कुछ तो है, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कुछ तो है यार, बता सकते, किसी को नहीं बताऊँ पक्का। ले माइक भी हटा दी, कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे यार। क्या करते रहते बैठे बैठे, वो पेन देखता तो उसको देखता। और स्टीफन क्या हुआ, क्या हो रहा है, अबे लिखना जल्दी, बक बक कर पगला कहीं का, लिख। डन।
लिख ले डेरिवेशन। क्या है? क्या प्रॉब्लम है इसको? प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है तो रैंडमनेस तो और कम होनी चाहिए ना। वॉल्यूम से एग्जैक्टली मतलब एक्सपेंशन से। लेटर से पार्टिकल 4 ही थे, पर जिस चीज़ में रखा था उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, तो ज़्यादा हलचल मची। ज़्यादा स्पेस हो गई, उन्हें इधर उधर भटक जैसे अगर छोटा क्लासरूम होता किया ना। तो दीक्षा ज़्यादा घूम नहीं पाती, और बड़ा क्लासरूम है तो पूरी जगह जा सकती। अरे डन। तो फिर हंसने क्यों लग गई? सर इनकी बात से वो तो अच्छा, वो मेरे पे थूक नहीं दिया। सर हम्म। चीज़ रही है, सही है, सब सही है पक्का। क्या कर रहे? डन। खुद ही फेंक रहा जानबूझ के पेन पकड़ के फेंक दिया। देखा मैंने, पूरा लाइव देखा मैंने ऐसे, कि ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया जब। तो कब होगा ये चालू, कब होगा? कब? कब से वेकेशन आ रही है? 1 महीना है वो तो आज तो नया टॉपिक था ना, नया टॉपिक तो पूरा नया टॉपिक था ना, आज तो पूरा लिख सकता था। हो गया। तुम तीनों अलग दुनिया में रहते नहीं, कुछ तो भी नए नए करते रहते। सर मैं अलग नहीं हूँ। मैं जानबूझ के आपको ये सब लिखाता हूँ और डेरिवेशन दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा फिजिकल की फील आए और थोड़ा सा आपका और
लॉजिकल ब्रेन काम करे यार। अभी अपन क्या करते हैं, सिर्फ रटते रहते हैं फॉर्मूले। सिर्फ रट रट के ऐसा हो जाएगा तो फिर कभी कभी सवाल गलत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हो गया? क्या बोल रही है? मार खाएगा तू एक दिन। तू भी। डन। ऐसे बड़ा डब्बा बना के समरी में ये लिख लेना है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 64, 64, 65 दोनों करने हैं आपको। करिए।
आर एल एन वेल एन में कोई नहीं आएगा। आप एल एन के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं। दो ऑप्शन है, दो पार्ट है ना, दोनों पार्ट करें कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। दिक्कत है क्या तेरे को? कोई कोई दिक्कत है? कुछ तो हो रहा है तेरे को, अंदर से कुछ हो रहा है। अरे एल एन की वैल्यू नहीं डालनी यार, एल एन टू के टर्म्स में ही आंसर बता दो। हाँ चलिए बताइए, पहला पार्ट कांस्टेंट प्रेशर, क्या एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन लगाया आपने? सी पी की वैल्यू 2.5 आर है, मोल्स हैं 3 इंटू 2.5 आर इंटू एल एन 600 बाय 300 तो 2, ये हो गया 7.5 आर एल एन टू। मेरे को बताओ अगर सी पी 2.5 आर है तो सी वी कितना है? 2.5 आर माइनस आर है ना। सी वी होता क्या है? सी पी माइनस आर, तो ये हो गया 2.5 आर माइनस आर विच इज 1.5 आर। तो बी पार्ट के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, तो 3 इंटू 1.5 आर एल एन टू, तो ये हो गया 4.5 आर एल एन टू। क्लियर है? नेक्स्ट कर दें अब 65। नेक्स्ट 65। हो गया? ये है क्या कि इससे पहले भी कोई है? जल्दी कर दें, एंट्रोपी है यार, एंट्रोपी।
करें सारे करें, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, जल्दी करें। कल तुमको 4 अलग अलग कोने में बिठाऊंगा। सीवी आ रहा है? नहीं आया सीवी तो? अरे क्या आपको सीवी की वैल्यू चाहिए क्या? अरे सीवी की वैल्यू चाहिए क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं है सीवी की वैल्यू की। सीवी वाला टर्म हमेशा ज़ीरो ही होगा। क्यों निकालना है? क्यों निकालना है? क्यों निकालना है? चले पहला पार्ट बताएं। क्या एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन वाला टर्म जीरो हो चुका है यार? तो बचा क्या है? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन 20/10 और मोल्स कितने 1। तो पहला क्या है? आर एल एन टू। देखो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है मतलब क्या डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो है। और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, जो कि क्या है? जीरो। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या है? माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो जो ये वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू क्या ये है? बोलो यार। क्योंकि दोनों को मिला के क्या करना है? जीरो करना है। तो क्या ये बाकी 3 पार्ट आपको क्लियर है? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्लियर है क्या यार? आओ क्यू निकालना है यार। पर क्यों निकाले यार? वर्क निकाल लेते हैं। क्या आपको पता है वर्क डन इज एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। एन कितना है? 1 आर 298 एल एन टू है ना। तो ये आ गया 298 आर एल एन टू माइनस क्या हमने केल्विन में डाल दिया है यार? और अगर W आ गया मेरे को बताओ आइसोथर्मल का मतलब क्या है? डेल्टा टी जीरो। और अगर डेल्टा टी जीरो तो क्या डेल्टा यू जीरो? और अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। तो Q क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू है ना। तो वो आ गया था -298। तो ये क्या आ जाएगा? +298 आर एल एन टू। बोले क्या ये बात क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? चले बाकी कल करेंगे।